हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवत्स। आजकल एक बहुत अच्छा गाना चल रहा है, अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा। तो स्टूडेंट्स, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? स्टडी करके। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक न्यूक्लियस। आज का जो वीडियो है वो न्यूक्लियस पे है। केंद्रक। केंद्रक का मतलब क्या है? जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ सेल। तो केंद्रक का मतलब क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर करेगा वही पार्ट सेल का न्यूक्लियस कहलाता है। छोटे 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 पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं जो आपके हर पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो बीएससी का पेपर हो, चाहे वो अदर कंपटीशन हो जिसके अंदर सेल के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, खोज। इसकी खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर इसकी स्टडी की थी। और इसकी स्टडी का एक अलग से ब्रांच दे दी वैज्ञानिकों ने, जिसको बोलते हैं कैरियोलॉजी। याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी मतलब न्यूक्लियस डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड स्टडी कैरियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस, उपस्थिति। कहाँ उपस्थित है ये? तो सबसे पहले एब्सेंट लिख दो। एब्सेंट इन आरबीसी, मैच्योर सीव सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। किसी भी आरबीसी में नहीं मिलेगा, मैच्योर सीव सेल में नहीं मिलेगा और प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? प्रेजेंट इन ऑल सेल। ये एक एब्सेंट पढ़ लिया तो बाकी जितनी सेल रहेगी वो सब में प्रेजेंट है। दैट इज द प्रेजेंस, उपस्थिति। अब आएगा नंबर। ज़्यादातर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग या ज़्यादातर वैसे बात करें तो 1 in 1 सेल, एक केंद्रक एक सेल में होता है। परंतु कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा, 2 and more एग्जाम्पल दे दिया, जैसे टैपिटम सेल 2 से ज़्यादा होती हैं। कुछ फंजाई का भी अगर नाम देखो तो एस्परजिलस, ये फंजाई ऐसी है जिसमें वोचेरिया, जिसमें बहुत सारी एक सेल में मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होते हैं। याद करो, +1 में पढ़ा है, सिंगल सेल एंड मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन इज नोन एज सिनोसाइटिक कंडीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सकोशिकी। एक सेल में मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होती है, तो ये याद रखना। देन शेप, ज़्यादातर मोस्टली जो शेप मिलेगी इसकी राउंडेड मिलेगी, परंतु उसके अलावा भी कई सेल में अलग अलग शेप है, जैसे डिक शेप, ब्रांच, शाखित, फ्लैट, चपटा, स्पाइरल, सर्पिलाकार और कप शेप। ये जो शेप आपने अलग से पढ़ी है ना बेटा, मोस्ट राउंड के अकॉर्डिंग, ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगी? एल्गी के अंदर, एल्गी प्लांट्स के अंदर मिलती हैं ये न्यूक्लियस की शेप। अब आएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में भी आया हुआ है और बहुत कंडीशन आई है इसके, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, जिससे क्या न्यूक्लियस का जो कंडीशन है या न्यूक्लियस की जो प्रेजेंस है, या ये बोल दो न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होती। तो वो किस पे डिपेंड करती है? एनपी पे। तो कैसे निकालते हैं? फार्मूला दिया हुआ है, एनपी इजिकल टू VN अपॉन में VC माइनस VN। मतलब एनपी मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसमें VC आएगा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म और VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इससे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकाल सकते हैं, जिससे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो वॉल्यूम है किस प्रकार एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। ये फार्मूला याद करना है, फार्मूले के बारे में पूछा गया। देन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन हर सेल ऑर्गेनल्स की इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ी थी अपन ने, माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसकी केमिकल कंपोजिशन अलग। इसमें भी प्रोटीन 70%, फॉस्फोलिपिड 3 to 5%, DNA 10% एंड RNA 2 to 3%। तो इसका मतलब इसमें DNA देख लो सबसे ज़्यादा है 10%, इसीलिए ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करेगा। आनुवंशिक सूचनाओं को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने का काम न्यूक्लियस करता है। अब अपन बात करेंगे अल्ट्रास्ट्रक्चर। अल्ट्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें साइंटिस्ट ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म,
क्रोमेटिन नेट एंड न्यूक्लियोलस। इसकी मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, परंतु अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये डायग्राम सेम बनाना है, एज इट इज़ डायग्राम बनाना, स्क्रीन शॉट ले लेना, ऑटोमेटिक आपका नोट्स तैयार। और कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, अपने मर्जी से एक्सप्लेन करो बेटा। आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दोहरी झिल्ली का बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे बोलते हैं प्री न्यूक्लियर स्पेस, और इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार का लिक्विड पोर्शन होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ये प्रोटीन, फास्फोलिपिड, डीएनए, आरएनए प्रेजेंट है। देन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर दैट इज नोन एज क्रोमेटिन नेट। और याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यही क्रोमेटिन नेट एट द टाइम ऑफ कब डिवीजन, सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन कन्वर्टिंग टू क्रोमोसोम। अभी ये जाल बना हुआ है, उसके बाद ये धीरे धीरे छोटे छोटे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसके अंदर एक छोटा सा बड़ा अलग से न्यूक्लियोलस, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका पाई जाती है। देन हर एक मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियस पोर कहते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किससे द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट मटेरियल और न्यूक्लियस में प्रेजेंट मटेरियल आपस में एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसकी आउटर सरफेस पर बाह्य भित्ति पर, सॉरी झिल्ली पर, नॉट भित्ति, इसकी बाह्य झिल्ली पर एक छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं राइबोसोम। और इसके एक तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और एक तरफ रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जुड़ी होती है। ये इसकी अपनी स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपन। अब इसकी केमिकल और कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस। तो फर्स्ट से शुरू करेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको भी बताया था, अलग अलग पढ़ेंगे इसकी डिटेल। फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, मेन पॉइंट उसमें मैंने लिख दिए जो आपके वास्तव में इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो इसमें थिकनेस जो है 70 to 80 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है ये, ठीक है। देन प्री न्यूक्लियस स्पेस में थिकनेस कितनी होती है, ये जो प्री न्यूक्लियस यहाँ इधर बनाया था मैंने, 20 to 25 नैनोमीटर थिक होता है ये। न्यूक्लियस पोर जो होता है वो 200 से 400 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थ्योरी में लिखने बहुत जरूरी हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट दे दिया, न्यूक्लियस पोर में प्रोटीन का बना एक बारीक डायाफ्राम होता है जिसे एनुलस कहते हैं, और पोर और एनुलस मिलकर क्या बनाते हैं, पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। हालांकि इसकी डिटेल स्टडी मैं दूंगा इसी वीडियो के अंदर लास्ट में, परंतु यहाँ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है ना पोर, इसलिए पोर के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। और लिख दिया कि प्रत्येक पोर के केंद्र में एक डॉट या प्लग होता है जिससे 8 रेडियल स्पोक निकलते हैं। 8 स्पोक निकलते हैं रेडियल, कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपन। सो दैट इज़ द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो मैंने अभी आपको बताया था। न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है छोटा सा, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोजिशन से बना होता है। अब इसमें भी लिख दिया प्रोटीन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बेटा, आप लोगों ने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा होगा। प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन किस प्रकार का, यूकैरियोट्स में प्रोटीन किस प्रकार का, अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट। न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है, उसने क्या प्रॉब्लम कर दिया, पता होना चाहिए ना भी। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कारण ही क्या है भी, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं बना। उसका कारण एक ही है, उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स में दोनों होंगे, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इट मीन्स हिस्टोन प्रोटीन जो है न्यूक्लियस का फॉर्म करने में हेल्प करता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। अपन बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की, तो इसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन बोथ आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस कौन कौन से हैं, दोनों, डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर। एंजाइम कौन कौन से हैं, डीएनए पॉलीमरेज, एडिनोसाइन डी एमिनेज, न्यूक्लियोसाइड, डाइफॉस्फोपाइरिडीन, न्यूक्लियोटाइड सिंथेटेज, राइबोन्यूक्लियस और एनोलेज। मतलब ये सारे के सारे एंजाइम जो डीएनए फॉर्मेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में हर जगह काम आते हैं, वो वाले एंजाइम इसके अंदर मिलेंगे। मिनरल कौन कौन से हैं, ये देखो फॉस्फोरस, सोडियम है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, फेरस
और मैग्नीज, ये सारे के सारे इसमें मिनरल्स न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। देन नंबर थर्ड पॉइंट आएगा क्रोमेटिन नेट, जो मैंने डायग्राम में बताया था आपको। नेटवर्क होता है, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचना पाई जाती है, और ये संरचना बाद में जब एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन या सीधे ही कह दो सेल डिवीजन, उस समय जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बनती है, उस समय प्रोफेज के अंदर ये ठीक हो जाते हैं और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखना। और अब इसमें क्या लिखेंगे, क्रोमेटिन नेट जो होता है क्षारप्रिय, बेस लवर होते हैं, मतलब इसमें बेस प्रेजेंट होता है, बेस से ये बेस अभिरंजित हो जाते हैं या स्टेन हो जाते हैं, तो इसलिए लिख दिया फ्यूजन रीजेंट द्वारा ये अभिरंजित करने से दो एरिया दिखाई देते हैं, लाइट एरिया यूक्रोमेटिन, डार्क एरिया हेट्रोक्रोमेटिन, याद रखना। जो कि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। अभी इतना डिटेल नहीं बताएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस समय इसके बारे में बताएंगे व्हाट इज द मीन बाय हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, पूरा पढ़ेंगे उस समय। नंबर 4 पॉइंट न्यूक्लियोलस किसने दिया था, फिर वही पॉइंट खोज फोंटाना ने दिया था इसको, और इसने बताया इसके 4 पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट, मतलब इसको और ज़्यादा मैग्नीफाई किया, और ज़्यादा मैग्नीफाई करने के बाद उसने देखा इसके 4 डिफरेंट पार्ट दिखाई देते हैं। चारों के नाम याद करो। नंबर 1 एमॉर्फस मैट्रिक्स, ग्लैनुलर प्रोटीन, उसके बाद फाइबल प्रोटीन, देन क्रोमेटिन रीजन। इनके अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। नंबर 1 है एमॉर्फस मैट्रिक्स, तो इसमें क्या क्या लिखना है, थ्योरी लिख दी मैंने, 2 पॉइंट जो आपके काम आ जाएगी। एमॉर्फस मैट्रिक्स को पार्फ एमॉर्फा भी कहते हैं। इसमें इस पार्ट में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और ये होमोजीनियस पार्ट होता है, मतलब जितना भी प्रोटीन है वो एक समान वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये नहीं भी कोई छोटा है बड़ा है अलग अलग, नो, इसलिए इसको बोल दिया समंगी भाग या होमोजीनियस पार्ट। सेकंड पॉइंट क्या है, ग्लैनुलर प्रोटीन, इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम पास ग्रेनुलोसा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए आपके बेटा, जो आपके काम आएंगे। मल्टी जो चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, उस मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आते हैं पास एमोर्फा क्या है, पास ग्रेनुलोसा क्या है। तो इसमें क्या होते हैं, ये कण प्रेजेंट होते हैं, इसमें छोटे छोटे कण, और इनमें कणों का व्यास दे दिया 150 to 200 एंगस्ट्रोम के कण पाए जाते हैं, और इसमें प्रोटीन और आरएनए डिफरेंट रेशियो के हैं। प्रोटीन 2:1 के रेशियो में होते हैं, मतलब 2 प्रोटीन है तो 1 आरएनए है, इसमें डिफरेंट इसका रेशियो मिलता है। नंबर 3 पॉइंट आएगा फाइब्रिल प्रोटीन, इसका दूसरा नाम क्या है, पास फाइब्रोसा। फाइबर है तो पता लग गया लंबे लंबे तंतु मिलेंगे, तंतु की साइज दे दिया, 50 से 80 एंगस्ट्रोम लंबे तंतु मिलते हैं, इन तंतुओं का नाम बता दिया। देखो कितना डीप जा रहा है क्वेश्चन। न्यूक्लियोलिम्मा, न्यूक्लियोलिम्मा कहते हैं इस प्रोटीन का, तो याद रखना ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। जो न्यूक्लियोलस में छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं या फिलामेंट पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलिम्मा। ये किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन, ये दोनों कॉमन है, मतलब 1 आरएनए तो 1 प्रोटीन, सेम रेशियो के होंगे। देन लास्ट पॉइंट है क्रोमेटिन रीजन, पास क्रोमोसोम कहते हैं इसको, और किसका बना होता है, क्रोमेटिन का भाग होता है। जब क्रोमेटिन का है तो इसमें देखो डिफरेंट टाइप के अलग इसमें केमिकल दे दिया, डीएनए 5%, आरएनए 11%, प्रोटीन 86%। अब ये याद रखना न्यूक्लियोलस में आरएनए की मात्रा डीएनए से ज़्यादा होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके अलावा एंजाइम कौन कौन से, एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज और आरएनए मैथिलेज, ये स्पेशल प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएनए की मात्रा ज़्यादा है, ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो बेटा, डीएनए से आरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वो पूछेगा न्यूक्लियस का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें डीएनए से ज़्यादा आरएनए पाए जाते हैं, तो तुरंत याद करना बेटा वो पार्ट है न्यूक्लियोलस, जैसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका, वो केंद्रिका पार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए आरएनए ज़्यादा है ना, तो इसका फंक्शन भी देख लो। फंक्शन इसमें क्या है, ये आरएनए का सिंथेसिस करेगा, याद करना ये क्या आरएनए की वजह से क्या करेगा, आरएनए का सिंथेसिस करेगा, क्योंकि 3 प्रकार के आरएनए पढ़े ना आपने, ये भी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, परंतु यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, जिनमें से आरआरएनए का निर्माण न्यूक्लियोलस
करता है या केंद्रिका करती है। दूसरा फंक्शन क्या है इसमें, नंबर सेकंड पॉइंट, बायोजिनेसिस, राइबोसोम का जैव जनन करना। तो राइबोसोम का बायोजिनेसिस करने का काम भी किसका है, न्यूक्लियोलस का। थर्ड पॉइंट, राइबोसोमल प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन, राइबोसोम से रिलेटेड जो प्रोटीन होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम भी न्यूक्लियोलस का है। एंड फोर्थ पॉइंट, प्रोटीन सिंथेसिस में सहयोग करना। क्यों, क्योंकि आरएनए का काम करेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प करता है, ये याद रखना। रिपीट कर रहा हूँ इसका फंक्शन, फिर सुनते रहना। आरएनए का सिंथेसिस, राइबोसोम का बायोजिनेसिस, नंबर थर्ड राइबोसोमल प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन, एंड नंबर फोर्थ प्रोटीन सिंथेसिस में सहयोग करना। अब अपन पढ़ेंगे, मैं जो अभी आपको बताया था, पोर की डिटेल स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला था, इसके एक न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स की स्टडी है। ये ज़्यादातर बीएससी लेवल में क्वेश्चन आता है बेटा। पहले इसकी खोज के बारे में बात करेंगे। कॉलिन और टॉमलिन ने 1950 के अंदर इसको स्टडी की थी, न्यूक्लियस पोर के बारे में, मतलब और ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखा भी कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। और अल्फेजियम, ये याद रखना, अफलेजियम 1955 में पोर में डायाफ्राम के बारे में इसने बताया था कि पोर के अंदर डायाफ्राम भी पाया था। जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, इसकी स्टडी होती गई। पोर की शेप के बारे में बताया। अलग वैज्ञानिक कोई कहते हैं गोलाकार, कोई कहते हैं अष्टभुजाकार। अष्टभुजाकार का मतलब ऑक्टेंट, अष्टभुजाकार के भी इसमें हो सकता है। अब इसके दो पार्ट माने गए हैं वैज्ञानिकों के अलग अलग पॉइंटों से, एक एनुलस और दूसरा डायाफ्राम। अब मैंने दो तीन थ्योरी लिख दी इसके अंदर, आप देखना, थ्योरी को पढ़ो। वो कहता है पोर में आउटर और इनर मेम्ब्रेन अलग अलग नहीं होती। जैसे अपन यहाँ बोलते हैं ना, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस एनवलप बता रखा है। यहाँ वो कहता है अलग अलग नहीं, अपन स्टडी कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, ये 8 पेरिफेरल न्यूक्लियस कणों द्वारा एवं, ये देखो लिखा हुआ है, ये 8 पेरिफेरल एनुलस कणों और एक सेंट्रल एनुलस कणों द्वारा जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, 8 तो पेरिफेरल होंगे, ये पेरिफेरल कण होते हैं, ठीक है, और एक सेंट्रल, ये सेंट्रल वाला एक दिख रहा है आपको, एनुलस द्वारा जुड़ी होती है। अब 8 एनुलस की एक दूसरे से जुड़ी दूरी क्या है, 10 से 15 नैनोमीटर। 8 एनुलस की एक से दूसरे से दूरी, मतलब एक दूसरे से दूरी 10 से 15 नैनोमीटर, याद रखना। उसके बाद ये पोर मैक्रोमोलिक्यूल्स के साइज तथा केमिकल नेचर के अनुसार उनका एक्सचेंज करते हैं। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल का बहुत ज़्यादा साइज है बड़ा, तो फिर एक्सचेंज करने में थोड़ी दिक्कत आएगी उनको, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसको चेंज करते हैं, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग भी और मैक्रोमोलिक्यूल के साइज के अकॉर्डिंग भी। दैट इज़ द एनुलस। डायाफ्राम देखो कहाँ है, इसमें पोर पर दोनों मेम्ब्रेन के अंतिम सिरों पर इलेक्ट्रॉन डेंस भाग दिखाई देता है। सुनना ध्यान से, पोर के दोनों मेम्ब्रेन के अंतिम सिरों पर इन दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंस भाग दिखाई देता है। इधर भी है, इधर भी इलेक्ट्रॉन भाग, जिसे एनुलस कहते हैं, ठीक है, ये एनुलस होता है। ये दोनों सिरे आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। देखिए ये सिरा और ये सिरा आपस में एक फॉर्म द्वारा, डोम शेप द्वारा, इधर भी है इधर भी है, जुड़ा रहता है, और इसको डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम आपने देखा होगा, हमारे रिब केस में भी इस प्रकार की शेप बनती है इसके अंदर, ठीक है, सेम पोजीशन इसमें, ये दैट इज द डायाफ्राम। तो ये थोड़ा सा न्यूक्लियस पोर के कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी था बेटा। डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम को तैयार करना है। ये डायग्राम कई बार 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर 3 नंबर का पूछेगा तो विद डायग्राम और उसकी स्टडी। न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन है मेन, हालांकि ये 2 से मतलब इतने से फंक्शन है, बहुत बड़े फंक्शन है इसके। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन जनरल मेंटेनेंस, सेल के अंदर जितनी भी जनरल मेंटेनेंस है वो काम करेगा न्यूक्लियस। और रोल ऑफ न्यूक्लियस इन जेनेटिक्स, अपन ने खाली कह दिया जेनेटिक्स, परंतु जेनेटिक्स में बहुत बड़ा रोल करेगा, सेल डिवीजन भी करेगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस को भी लेके जाएगा, सारी अनुवांशिक से रिलेटेड सारे प्रोग्राम करेगा। तो ये था बेटा अपना न्यूक्लियस के बारे में। तो सेम ये जो आज आपने न्यूक्लियस पढ़ा बेटा, ये हर कंपटीशन में
चाहे वो आपका नीट का कंपटीशन हो, चाहे +1 के बच्चों को ज़रूरत हो, चाहे बीएससी के बच्चों की ज़रूरत हो, चाहे वो अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जहाँ न्यूक्लियस के क्वेश्चन आते हैं उनमें 100% इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो सेम पॉइंट वही पॉइंट, अगर आपको पूरे कंप्लीट नोट्स चाहिए आपको मेरे इसके, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ मैंने टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करना, तुरंत मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। बेस्ट नोट्स आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। सेम पॉइंट, मेरे चैनल को अभी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जितनी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो सेम पॉइंट बेटा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने काम में अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलना है। थैंक यू वेरी मच।